ये मैं पंजाब में एंटर कर चुका था। पंजाब में जैसे ही मैं पंजाब के अंदर पठानकोट में एंटर किया, तो सबसे बड़ी तो खुशी ये थी कि जो 3-4 दिन से जो दुनिया से आपका कनेक्शन कटा हुआ था वो शुरू हो गया। अब आप अपने, तो सबसे पहला कॉल घर पे किया कि हाँ भी मेरा फोन चालू हो गया है, तो अब मैं उनके टच में आ गया हूँ। ये बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट बच्चे थे, ये मुझे मिले थे अंबाला में। और इन्होंने एक तरह से जैसे रिपोर्टर इंटरव्यू लेता है ना, इन्होंने मेरे से सवालों की झड़ियां लगा दी कि आपका नाम क्या है, आप क्या करते हो, आप कहाँ से आए हो, आपको पैसे किसने दिए, आप ये क्यों कर रहे हो, आप कब तक करोगे, आप पहुंचोगे। और मतलब इन्होंने बहुत सवाल किए और मुझे बड़ा मजा आया। मैंने इनको उतना ही सीरियसली लिया जितना लोग जनरली लेते हैं। और फिर यहाँ से मैं अंबाला में मंजी साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ मैंने नाइट स्टे किया। ये एक रेलवे के कर्मचारी जो थे वो मुझे रास्ते में मिले और उन्होंने 3-4 किलोमीटर मेरे साथ बाइक पे चलते रहे। और फिर उन्होंने वो उनकी ड्यूटी थी जो रेलवे का जो फाटक जिसे हम कहते हैं ना, रेलवे क्रॉसिंग, वो वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी। और वो मुझे वहाँ लेके गए, उन्होंने चाय पानी पिलाया और काफी कुछ सिखाया। ये मेरे जब मैं पठानकोट क्रॉस कर रहा था, तो इस हिसाब से फिर इसी तरीके से मैंने पंजाब में को क्रॉस किया। ये मुझे मालूम पड़ा कि ताड़ का गुड़ है जो ये फोटो ये साउथ से आके पंजाब में बेचते हैं। तो मैंने इनसे भी पूछा कि गुड़ कैसे बनाते हो, यहाँ क्यों आते हो, कितने महीने, ये 2-3 महीने यहाँ रहते हैं, गुड़ सेल करते हैं, चले जाते हैं, वहां से ट्रक भर के लाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी जो भी मिलता चला गया वो लेता चला गया। ये रोपड़ में जब मैं रात रुका था, मतलब फर्स्ट जलंधर के बाद में रोपड़ एक गुरुद्वारा में मैं रुका था, पट्टा साहिब गुरुद्वारा। इन्होंने जनरली ये चार्ज लेते हैं, पर इन्होंने कहा कि हम आपकी स्लिप नहीं बना रहे, क्योंकि स्लिप बनाने पे हम आपसे चार्ज लेना पड़ेगा और हम आपसे चार्ज लेंगे। तो इन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ठहराया। उसी दिन अगले दिन मॉर्निंग में ही गुरु नानक देव जी के 550 में जो प्रकाश पर्व था वो फेस्टिवल भी था। ये रास्ते में लोग मिलते चले गए। ये चंडीगढ़ की तरफ मैं जा रहा था, इस तरीके से बस चलते चले गए, जो जो जगह मिलती चली गई। अभी तक ये नॉर्थ इंडिया में तो रिलीजियस प्लेस मतलब गुरुद्वारे होते हुए कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब मेरे को ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका था कि अरे बस आपको ये पूछना कि गुरुद्वारा कहाँ है या कोई भी धार्मिक मंदिर कहाँ है। कुछ मंदिरों में नहीं भी मिली जगह, मतलब नहीं उनके पास ऐसी फैसिलिटी थी या वो कुछ भी रीजन ना होगा, पर मोस्टली एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका था कि अरे आप तो बस बिंदास, आप कहीं भी जाओगे, आपको बस एक जगह ढूंढनी, अभी नहीं मिलेगी 2 घंटे बाद मिल जाएगी। ये नॉर्थ में था। अच्छा, अभी तक मैंने अपना घर क्रॉस नहीं किया था क्योंकि मेरा घर दिल्ली में है, तो मैं अभी बहुत पीछे हूँ। और एक कहीं ना कहीं एक अनसिक्योरिटी मेरे दिमाग में चल रही थी, क्योंकि जो पिछली जर्नी थी वो 1500 किलोमीटर की थी, तो अभी 1500 किलोमीटर हुए नहीं थे, तो लग रहा था कि क्या तू कर पाएगा। मतलब मैं अपने आप से, क्योंकि अभी तो 1500 भी नहीं पार हुए। ये एक अंबाला के पास ही मुझे मिले थे, अंबाला और पानीपत के बीच में। और ये भी एनवायरनमेंट के लिए काफी पेड़ लगाना और इनका ये सब अभी भी। और कमाल की बात मैं आपको बताऊं, जितने लोग मिले सब मेरे टच में हैं अभी भी, हो सकता है वो देख भी रहे हो। तो इस तरीके से हाँ, इन्होंने ना, मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जबरदस्ती मुझे 500 रुपीज दिए थे। मतलब ये जो मेरी रिफ्लेक्टिंग जैकेट है, तो मैं जैसे लेने में झिझक रहा था कि नहीं नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा कुछ भी। तो इन्होंने जबरदस्ती की, अगर आप हमसे ये लोगे ना तो हम आपकी इस जर्नी में आपके साथ जुड़ जाएंगे, मतलब हम कनेक्ट हो जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो पब्लिक का सपोर्ट और पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस, मतलब जो मेरे ऊपर मिला, मतलब मैं हैरान था कि जो जान पहचान वाले लोग होते हैं इस तरह की जब जर्नी आप प्लान करते हो, तो जान पहचान वाले लोगों में से 90 और 95% लोग ये बोलेंगे क्यों कर रहे हो, बीवी बच्चे संभालो। और रास्ते में जो अनजान लोग मिलेंगे, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वो आपको कहेंगे कि यार आप जो कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो, कीप इट अप। हो सकता है उनके जब जानने वाला ये करे या उनका भाई करे तो उनको भी वो यही बोलेगी क्यों कर रहे हो। तो ये एक डिफरेंस मैंने महसूस किया। तो पर उस समय तो मैं अनजान लोगों के ही टच में था, तो वो लोग मेरा हौसला बढ़ाते थे और फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता रहा। आपको कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा हो, कुछ पूछना हो तो मैं आपको उस बारे में बता दूंगा, नहीं तो मैं तो कश्मीर कन्याकुमारी तक पता नहीं कितना कंटेंट है बता सकता हूँ मैं। कोई बात नहीं सर, एट द एंड विल टेक द क्वेश्चन। आप अपना स्टोरी हमें बताएंगे। ये चंडीगढ़ के पास की ये फुटेज है, ये जो फोटो मैंने ली थी, और यहाँ मैंने रेस्ट किया था थोड़ा सा। और अच्छा, मैं थोड़ा साइकिल के बारे में अपना बता दूं कि जब मैं काठमांडू से दिल्ली 1500 किलोमीटर में आया था, मेरी साइकिल में एक सिंगल पंचर भी नहीं हुआ था।
तो पंप था मेरे पास, पंचर लगाने की मैंने एक छोटी सी बेसिक ट्रेनिंग ली हुई थी, और पर पंचर नहीं हुआ था। इस दौरान K2 के जब मैंने शुरू किया तो मेरा पहला पंचर जो हुआ था वो कटरा से सांबा के बीच में ही हो चुका था। अच्छी बात ये थी कि वो मॉर्निंग में हुआ था और बिल्कुल कोर फॉरेस्ट में नहीं हुआ था, वो एक थोड़ा कम आबादी वाली जगह पे हुआ था, रोड के ऊपर। एक्चुअली में जो बंजारे होते हैं, जो सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ने की वजह से कश्मीर से जम्मू की तरफ आ जाते हैं, उन लोगों को मैं देख के बड़ा हैरान हो गया। मैंने अभी तक वो मूवी वगैरह में या बाकी जगहों पे ही उनको बारे में देखा था, मैं अपने सामने उनको देख रहा था कि वो कैसे ग्रुप में रहते हैं। तो मैं उनसे बात करने लग गया और काफी देर उनसे बात करी, उनका इंटरव्यू लिया, वो वीडियो है मेरे पास, तो वो हम बात करते रहे। और वहां से जैसे ही निकला तो पंचर हो गया, तो मैंने वहां पे कॉन्फिडेंस के साथ में मतलब वहां पंचर लगा लिया, मुझे मालूम है मैं सेफ जगह। तो ये मेरा इस जर्नी का पहला पंचर था जो शुरू में ही हो गया था जम्मू में। उसके बाद पानीपत और गुरुद्वारों में रुकते हुए, बीच में कहीं धर्मशाला में रुका, कहीं कुछ। तो ये जो 500 आ गए थे, इसके बाद मुझे चंडीगढ़ में 2 स्टूडेंट थे, मतलब कॉलेज स्टूडेंट थे, वो जा रहे थे, उन्होंने जबरदस्ती चलते चलते में ही मतलब कि नहीं आप ये पैसे हमसे लो, क्योंकि या फिर आप रुक के हमारे साथ कुछ खाओ पियो। तो मैं शुरू में झिझकता रहा, पर मेरे एक दोस्त ने मुझे, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया कि जो भी सपोर्ट मिले रास्ते में उसको ले लेना बिना झिझक के, क्योंकि वो लेने का मतलब क्या है कि आप जब वो लोगे तो उन लोगों को आपने अपनी जर्नी के साथ कनेक्ट कर लिया, और उनके पास एक लाइफ टाइम मेमोरी हो गई कि अरे एक राइडर था या एक वो था कि भी कश्मीर से कन्याकुमारी गया और हमने उसको सपोर्ट किया। इस रेफरेंस में कल को वो और लोगों को भी करेंगे, क्योंकि अगर आपने वो मना कर दिया तो हो सकता है उनको लगे कि यार एटीट्यूड है, या ये लोग ऑलरेडी वेल सेटल्ड लोग होते हैं तो इसलिए इनको मदद की जरूरत नहीं है, ऐसा वो सोच सकते हैं। तो कल को जो सच में ऐसा कुछ करने का सोचे, क्योंकि जब आप पैसा नहीं यूज कर रहे हो पर खाना तो खाओगे आप, तो आपको साबुन भी चाहिए, आपको पेस्ट भी चाहिए, आपको कपड़े भी धोने हैं, ज्यादा कपड़े आप कैरी नहीं कर सकते, तो इन सब चीज के तो आपको पब्लिक सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था, पर जो सपोर्ट मिलती चलेगी, किसी चीज को मना नहीं किया। किसी ने बोला आप मेरे साथ एक कप चाय पियोगे, और अगर मन नहीं भी कर रहा है तो भी मैं उसके साथ चाय पीता था, 10 मिनट बिताता था। फिर राजस्थान में एंटर किया, वहां पे फर्स्ट टाइम मतलब जैसे किसी ने खबर की होगी तो कोई जो लोकल वहाँ के प्रिंट मीडिया है वो मुझे आगे मिल गए कवर करने के लिए, फिर उन्होंने कुछ छोटा इंटरव्यू लिया, वो भेजा। इस तरीके से जर्नी चलती रही आगे। MP राजस्थान के बाद जैसे पंजाब के बाद मैं हरियाणा में आया। हरियाणा में मैं मुझे दिल्ली आना था, प्लानिंग ये थी कि मैं दिल्ली में आऊंगा, इंडिया गेट पे मैं अपनी फैमिली के साथ मिलूंगा और फिर मैं जयपुर की तरफ जाऊंगा। पर मैं एक्चुअली में थोड़ा सा ना डीमोटिवेट हो रहा था। हरियाणा आते आते मतलब पानीपत आते आते मैं थोड़ा सा ना डीमोटिवेट होने लगा, मेरे अंदर ना एक नेगेटिव विचार आने लगे कि अभी तो 1500 किलोमीटर लास्ट जर्नी के बराबर भी नहीं हुआ, मतलब लगभग आधा या आधे से थोड़ा ज्यादा हुआ है। दूसरा, अभी से ये हाल है तो मतलब अभी तो बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंस है, और अभी तो छोटे स्टेट है जम्मू और फिर पंजाब, ये छोटे, हरियाणा छोटे स्टेट है, अभी तो बड़े बड़े स्टेट पड़े हैं, MP राजस्थान केरल, ये कैसे होगा। तो एक निराशा सी, एक अनसिक्योरिटी सी दिमाग में आने लगी। तो मैंने कहा अब दिल्ली जाना ही नहीं है। मैंने क्या किया, पानीपत से ही मैं रोहतक होते हुए जयपुर की तरफ चले गया, झज्जर रोहतक होते हुए, मैं दिल्ली गया ही नहीं। फैमिली मेरा वेट कर रही थी कि पापा आएंगे, हम इंडिया गेट पे पापा से मिलने जाएंगे, तो वो मैंने कहा अगर मैं वहां गया तो शायद मेरा मन बदल जाए। तो एक किताब पढ़ी थी मैंने, उसमें था कि आप अपने पीछे के पुल जला दो ताकि आपके पीछे झटने का रास्ता न रहे। जब मैं दिल्ली जाऊंगा नहीं तो मैं अपने घर ही नहीं जाऊंगा, तो मैं सीधा पानीपत से ही मैं झज्जर और रोहतक होते हुए कोटपुतली होते हुए जयपुर चले गया। दिल्ली बीच में आया ही नहीं। ये MP में मैंने एंटर किया था। ऐसा बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंस है। कॉमनली जो सवाल सबसे ज्यादा आए, तो अगर मैं उसको डिवाइड करूं 2 पार्ट में, अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो 80 to 90% जो सवाल आए वो मटेरियलिस्टिक सवाल थे जो मेरे लिए मीनिंगलेस थे। तो वो सवाल मैं 2-3 आपको बता दूं, शायद आप जब ये जर्नी इस तरह की करो और अगर एक एक्सपेरिमेंट करो कि बिना पैसों के देखते हैं हम करेंगे, तो आपको एक सवाल सबसे ज्यादा आएगा कि ये साइकिल, जो मेरे को सवाल सामने आया उनका सबसे मटेरियलिस्टिक लोगों का जो 80 to 90% होते हैं, कि साइकिल कितने की है।
आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है क्या? आपको ये करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? अच्छा, आप जब ये कर रहे हो तो आपके बीवी बच्चे फैमिली का खर्चा कैसे चलता है? वो लोग रोटी कैसे खाते हैं? आप रोटी कैसे खाओगे? आपको गवर्नमेंट कुछ पैसा देगी क्या? या कई बार तो ऐसा होता था कि मैं कहीं खड़ा हूँ, 2-4 लोगों से बात कर रहा हूँ, 2-4 लोग मेरे साइड में खड़े होकर बात कर रहे हैं, अरे ये ना इनको गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है, या मतलब इनको पैसा मिलेगा, ऐसे वो मैं सुन रहा होता हूँ कि वो उनको मालूम नहीं, वो उनको लग रहा है, क्योंकि वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कोई आदमी बिना किसी मतलब के कि और अपनी मर्जी से ही बिना किसी को इन्फॉर्म किए चल देता है, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि अपना मन किया और मुंह उठा के चल दिए, मतलब कोई किसी को इन्फॉर्म नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, मन किया चल दिए, तो वो इमेजिन नहीं कर सकते। वो कहते हैं या तो आपको कोई सपोर्ट मिल रहा है या आपको कुछ मिलेगा तभी आप ये कर पाओगे। तो उस तरीके से एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन है कि पैसे कहाँ से आए, कितना पैसा मिलेगा, आपको खर्चा के लिए पैसा कहाँ से आए। पर जिन सवालों का मैं इंतजार कर रहा था, जो मेरा हौसला बढ़ाते थे, और जो मुझे वो सवाल सिर्फ 10% ही आए, वो सवाल ये होते थे कि यार ये आपके मन में कहाँ से आया। मतलब ऐसे लोग सिर्फ 10% थे जिनको मतलब नहीं है कि क्या खर्चा हो रहा है, वो रोटी आदमी कहीं भी खा लेगा, पैसा कहीं से भी कर लेगा। उनको ये था कि यार आपने सोचा कैसे। तो ये सवाल जब कोई पूछता था ना, तो मतलब एक बड़ी उमंग की लहर सी दौड़ जाती थी कि हाँ यार, मतलब इस आदमी ने जज किया है कि यार आपने ये दिमाग में कैसे आया। फिर दूसरा सवाल होता था कि अच्छा कभी तो मन करता होगा ना कि अरे यार ये बड़ा पंगा ले लिया, थक गए हैं, अकेले आप सैकड़ों किलोमीटर साइकिल चला रहे हो, अकेले आदमी नहीं है कोई बात करने के लिए, आप अकेले ही चले जा रहे हो, तो कभी आपका गिव अप करने को मन नहीं किया? या अगर आपका गिव अप करने को कभी मन किया तो आप क्या ऐसा करते थे जिससे आप मोटिवेट होते थे? तो इस तरह के सवाल लगते थे कि यार ये वैल्यूएबल क्वेश्चन है। ये कोई क्वेश्चन का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है कि भी पैसा कहाँ से आया, कितना आया। अगर पैसों के लिए सोचता तो मैं क्यों करूं, या कोई भी क्यों करेगा। तो उस तरह के सवाल से बड़ी एक रिस्पेक्ट जैसा एहसास होता था। ये मैं मरीन ड्राइव का है बॉम्बे में, जब मैं मुंबई पहुंचा था। एमपी के बाद में मैं इंदौर, उज्जैन होते हुए, धुले होते हुए, मुझे बहुत अच्छा, अगर मुझसे एक सवाल और पूछा गया कि आपको सबसे अच्छा रिस्पॉन्स या सपोर्ट किस स्टेट में मिला, अभी सिटी नहीं स्टेट, तो अगर मुझसे अभी भी आप ये पूछो कि किस स्टेट में मिला, तो वो पहली स्टेट का जो मैं नाम लूंगा वो महाराष्ट्र लूंगा। क्योंकि मैंने जैसे ही धुले में एंटर किया, तो धुले के अंदर एंटर करते ही लोग जो रास्ते में मिले उन्होंने अपने नंबर दे दिए कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताना। धुले में मैंने नाइट स्टे किया एक गुरुद्वारे में। वो गुरुद्वारा बिल्कुल धुले सिटी को क्रॉस करने के बाद था, तो मतलब मैं रात को लगभग 9:30-10 बजे उस गुरुद्वारे में पहुंचा, और मैं इतना थक चुका था, भूखा था। मैं दिन में बहुत कम खाता था, मतलब लिक्विड ज्यादा लेता था कि मुझे मतलब कोई थक जाऊं तो ज्यादा खाना ना हो, पेट में कभी वॉमिट वगैरह ये सब ना हो। तो मैं दिन में ज्यादा वो कुछ करता नहीं था, और रात को पेट भर के खाना खाता था। जबकि जनरल लाइफ में मैं रात को नहीं खाता हूँ या कम खाता हूँ। तो उस गुरुद्वारे में मेरे को अभी भी याद है वो मोमेंट कि मैं पहुंचा और मैंने बस साइकिल को स्टैंड पे लगा के, जैसे आदमी गिर जाता है ना, क्योंकि बहुत लंबा डिस्टेंस था वो। जब मैं जुलवानिया से निकला, जुलवानिया एक एमपी का जगह है वो, उसके बाद जुलवानिया के बाद सीधा महाराष्ट्र में आप एंटर करते हो। तो मैं इतना लंबी डिस्टेंस, रात को 9 बज चुके थे, मतलब 8:30-9 लगभग टाइम रहा होगा। मैं एकदम जैसे गुरुद्वारे में साइकिल देखते ही ना इमोशनल, जैसे आंखों में ना मेरे पानी आ गया कि भी मुझे जिस जगह को मैं कई घंटों से ढूंढ रहा था कि मुझे नाइट स्टे मिले, और अंधेरा हो गया है, तो वो गुरुद्वारा देखते ही ना मैं एक इमोशनल हो गया, और मैं साइकिल खड़ी करी और वहां एकदम जैसे गिर जाता आदमी ऐसे बैठ गया। तब एक छोटा सा बच्चा आया, वो बच्चा मेरे पास आया और उसने आके मुझे बोला, मेरे कंधे पे ऐसे हाथ मारा, और राइडर, उसने सीधा बोला और राइडर। तो मैं हंस पड़ा और उसने बोला कि पानी पियोगे? तो मैंने कहा नहीं पानी है मेरे पास। फिर उसने जो भी मेरा वहां अरेंज, छोटा बच्चा था, मतलब ज्यादा से ज्यादा 10-12 साल का होगा। ये जो फोटो आप देख रहे हो ना, ये पुणे के हैं, ये मिस्टर गणेश हैं, ये पुणे के हैं, और ये खुद साइकिलिस्ट है पुणे में, और ये मुंबई में जॉब करते हैं। ये मरीन ड्राइव की फोटो है, ये मुझे मरीन ड्राइव में मिले थे, और इन्होंने कहा था कि आपका रूट क्या है, तो मैंने इनको बताया मैं पुणे होके जाऊंगा। तो इन्होंने कहा पुणे में आपका स्टे का इंतजाम हम करेंगे। और इन्होंने एक मुझे 200 रुपीज भी मेरे इसमें रिफ्लेक्टिंग जैकेट की उसमें पॉकेट में डाला। और इनका एक डायलॉग मुझे हमेशा याद रहेगा, मैंने मना किया कि नहीं आप, मैं पुणे में, आप मेरा स्टे कर रहे हो वही बहुत है। इन्होंने कहा नहीं आप इसको रखो, आपको जरूरत पड़ेगी रास्ते में। और अभी तक ये इन लोगों ने सपोर्ट तब किया जब इनको मालूम नहीं कि मैं बिना पैसों के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था कि लोग नहीं तो मुझे तरस की भावना से देखते, या वो ये सोचते कि शायद पैसा कमाने के लिए कर रहा है, या वो तरस की भावना से जिसने नहीं भी देना था वो भी
भी देता। तो मैं वो नहीं चाह रहा था, वो मुझसे शायद फिर उनका मेरे को देखने का नजरिया चेंज होता। तो इनका एक डायलॉग था कि जो लोग साइकिल से प्यार करते हैं हम उनसे प्यार करते हैं। इन्होंने मुझे गले लगाया और बोला कि जो लोग साइकिल से प्यार करते हैं हम उनसे प्यार करते हैं। और फिर मैं ये मुंबई से फिर पूना की तरफ चला। ये मुंबई में मैं रात को गेट गुरुद्वारे में रुका था। लगभग ये गुरुद्वारा ढूंढने के लिए मुझे 12 बज गए थे। रात को 12 बजे मैंने इस गुरुद्वारे में एंट्री ली। ये सुबह की फोटो है जब मैं यहाँ से निकला। इन लोगों ने मेरे बैग के अंदर बिस्किट के पैकेट और पता नहीं क्या क्या चीजें भर दी कि आपको रास्ते में जरूरत पड़ेगी। और पहली बार ऐसा हुआ मुंबई के अंदर ही कि भी मुझे दादर में गुरुद्वारे में मैं रात को गया, जो मेरे नजदीक भी पड़ रहा था, पर उन्होंने मुझे स्टे करने से मना कर दिया। तो मतलब पहली बार मना हुआ वहां पे। और एक बार धुले और नासिक के बीच में भी एक गुरुद्वारा था, उन्होंने भी उस दिन फेस्टिवल भी था वहां पे, तो उन्होंने भी मुझे स्टे करने के लिए मना कर दिया। फिर रात को मैं मुंबई के अंदर एक जगह है जिसे मिनी पंजाब कहते, फिर वहां जाके मैंने स्टे किया। अच्छा, जनरली अगर किसी को कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो तो वो नासिक से पुणे जाता है। मैं नासिक से मुंबई गया क्योंकि मेरा को जल्दी जर्नी नहीं खत्म करनी थी और मेरा डिस्टेंस मेरे लिए मैटर नहीं था। ये मेरे को 200 किलोमीटर का रन एक्स्ट्रा पड़ा, क्योंकि ये जो आप फोटो देख रहे हो ये मेरे कजन है और इन्होंने मुझे बचपन में साइकिल सिखाई थी। तो मैंने कहा यार एक सैल्यूट तो बनता है कि जिसने साइकिल सिखाई है, आप महाराष्ट्र आकर के चले जाओ और उस आदमी से भी ना मिलो, और मुंबई जैसी जगह को आप नहीं छोड़ सकते। तो ये 2-3 रीजन थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नासिक, मुझे लोगों ने सजेस्ट किया कि आप नासिक से पूना जाओ। तो मैं नासिक से मुंबई आया, कसारा घाट वगैरह क्रॉस करते हुए। जो लोग वहाँ के हैं उन्हें पता होगा कसारा घाट कितना डेंजर है। कसारा घाट वगैरह पार करते हुए मैं और एमपी से धुले के लिए जो महाराष्ट्र में एंटर किया, वहां भी एक बहुत खतरनाक घाट मतलब जो ढलान बोलते हैं, नॉर्थ इंडियन जनरली नहीं घाट को जानते। घाट मतलब चढ़ान या उतरान, मतलब एक पहाड़ को क्रॉस करना।